तो आपने लास्ट वीडियो देखा होगा एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। तो उसमें मैंने आपको सिमेट्री के बारे में समझाया था कि सिमेट्री के कॉन्सेप्ट को कैसे यूज करना है। ओके, तो बाकी आप देखो, ऐसा है ना कि गॉस लॉ में चीजें जो हैं वो थ्योरेटिकल हैं और थोड़ा क्या है, इमेजिनरी है। तो आप ना जब भी कभी रिवाइज करो तो ऐसा नहीं है कि एक वीडियो को रिवाइज करो, जो कंटेंट आपको लास्ट 3-4 वीडियोस में मिला है उन सभी कंटेंट को बार बार देखते रहो, है ना। कभी भी रिवीजन का मतलब ये नहीं होता है कि हमने सिर्फ एक वीडियो में जो आपको कंटेंट मिला उसको आपने रिवाइज किया, ऐसे नहीं होता है। अगर कोई कहेगा मेरे को गॉस लॉ रिवाइज करनी है तो हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स और ये गॉस के एप्लीकेशन, इनको एक कंटिन्यू में देखो, मतलब कि कॉपी पे देखो पहले, और उसमें जो पॉइंट्स पे फिर सुनने का मन करे कि सर ने क्या बताया तो आप फिर से प्ले कर लो, है ना। तो इस तरीके से हम लोग करेंगे। तो आज हम लोग उसी में आगे बढ़ेंगे और आज हम लोग कुछ कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स भी देखेंगे और कुछ कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट्स भी सीखेंगे जो कि गॉस लॉ में हम लोग को लगाना है ना। तो आज हम लोग सबसे पहले इस एग्जाम्पल के थ्रू अपना क्लास शुरू करते हैं। तो हमारा क्या है यहाँ पे क्वेश्चन, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। स्टार्ट में हमने एक सिंपल सा क्वेश्चन दिया है, थोड़ा ट्रिकी है, आप दिमाग लगाओ। क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, ए यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट रॉड हैविंग चार्ज डेंसिटी लैम्डा इज पासिंग थ्रू ए क्यूब ऑफ लेंथ एल, देन फाइंड द मैक्सिमम पॉसिबल फ्लक्स थ्रू द क्यूब। देखो क्या कर रहा है, मैं क्वेश्चन समझा देता हूं। देखो एक क्यूब है और क्यूब की लेंथ है एल और उसके थ्रू एक यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड को क्रॉस करवाया गया। अब कैसे क्रॉस करवाया गया ये आप जानो। अच्छा, ये मत सोचना कि सर क्यूब की लेंथ एल है और रॉड की लेंथ इनफाइनाइट है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि पूरा रॉड ही उसके अंदर आ जाएगा, रॉड का कुछ हिस्सा ही उसके अंदर आएगा, बाकी रॉड्स तो बाहर ही होंगे। तो आपको बस ऐसे रॉड को उससे पास करवाना है जिससे उस क्यूब के थ्रू फ्लक्स क्या हो, मैक्सिमम। 30 सेकेंड्स में ये क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है। आप थोड़ा दिमाग लगाओ, कोई कैलकुलेशन नहीं है, सिंपल हिंट है, आप सोच के देखो। ओके, तो वीडियो को पॉज करके आप इसको पहले सॉल्व करो। तो आपने सॉल्व कर लिया होगा दोस्तों। तो अब देखते हैं कैसे इसको हम लोग इसका आंसर निकालते हैं। तो सबसे पहली बात देखो, ये क्यूब हमने ले लिया, अब इसके अंदर एक रॉड को पास करवाना है, इनफाइनाइट स्ट्रेट रॉड को। तो सोचो कि अपना फॉर्मूला क्या लगेगा। तो क्यूब एक क्लोज सरफेस है। कैसा सरफेस है, क्लोज्ड सरफेस है। ये कैसा सरफेस है दोस्तों, क्लोज्ड सरफेस। अब इस क्लोज्ड सरफेस की अगर बात करें तो फ्लक्स जो है वो आपका होगा फाई इक्वल्स टू, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ दोस्तों, क्यू इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब ये आपका होगा क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट टोटल फ्लक्स। अगर तुमको फ्लक्स मैक्सिमम चाहिए तो सीधी सी बात है, चार्ज को भी अंदर में मैक्सिमम से मैक्सिमम होना पड़ेगा। तो यानी इस क्यूब में जो अंदर में चार्ज होना चाहिए वो मैक्सिमम होना चाहिए। अच्छा, चार्ज इक्वल टू तुम क्या जानते हो, तो रॉड का डेंसिटी है लैम्डा, और डेंसिटी अगर दिया हुआ रहता है लैम्डा तो आपको क्या करना है, लेंथ से मल्टीप्लाई कर देना है। तो चार्ज इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा मल्टीप्लाइड बाय लेंथ। अब जरा दिमाग लगाते हैं, अगर चार्ज चाहिए मेरे को मैक्स तो ऑटोमेटिकली लेंथ भी चाहिए मैक्स। चार्ज क्यों मैक्स चाहिए, क्योंकि फ्लक्स मैक्स चाहिए। फ्लक्स मैक्स होने के लिए चार्ज को मैक्स होना होगा, चार्ज को मैक्स होने के लिए लेंथ को मैक्स होगा। और लेंथ मैक्सिमम क्या हो सकता है, तो जरा इमेजिन करो कि जिस रूम में तुम बैठे हो वो रूम तुम्हारा क्यूबिकल है। अब इस क्यूबिकल रूम में सबसे लंबा रॉड की लेंथ क्या हो सकती है, उसको कैसे रखोगे, सोचो। देखो आइडिया आ गया कैसे रखेंगे उसको। अगर हम लोग डायगोनल के लॉन्ग रखें, किसी रूम में जो लॉन्गेस्ट लेंथ होता है वो अपोजिट डायगोनल होता है, मतलब कि रॉड यहां से यहां, मतलब ऐसे रॉड। अब देखो बोर्ड तो 2 डायमेंशनल है,
तो इस पे दिखाना उतना संभव नहीं हो पाता है चीजों को। आप रूम में इमेजिन करो कि आपके एक अपर कॉर्नर से लोअर कॉर्नर से अगर रॉड पास कर रही हो, ऐसे अपर कॉर्नर से लोअर कॉर्नर, तो इन दैट केस रॉड का मैक्सिमम लेंथ आपके रूम में हो सकता है ना। मतलब कि रॉड इस तरीके से पास करेगी, इसको कॉर्नर से पास कर लेते हैं। अब ये रॉड कॉर्नर से अगर पास कर रही है तो ऑटोमेटिकली इसके ऊपर जो चार्जेस होंगे, तो इसके अंदर चार्ज जो होगा वो मैक्सिमम होगा। अब ये रॉड आ रहा है इंफिनिटी से, डॉट 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 डॉट, तो ये इस क्यूब से पास करेगा डायगनली, तो मैक्सिमम लेंथ जो होगा वो डायगोनल के लेंथ के इक्वल होगा। और क्यूब का डायगोनल तुम जानते हो L√3 होता है। अपोजिट कॉर्नर वाला जो डायगोनल होता है वो कितना होता है, L√3। तो ऑटोमेटिकली दोस्तों Q इक्वल्स टू हो जाएगा L√3 लेंथ मल्टीप्लाइड बाई लैम्डा। ये आपका चार्ज हो गया। तो रॉड का इस हिस्से में, रॉड के इस हिस्से में जो भी चार्ज होगा वो इस क्यूबिकल सरफेस के इनसाइड होगा। बाहर वाले चार्ज से मेरे को क्या मतलब है, मेरे को जब फ्लक्स निकालना है क्यूब से तो हम उसी चार्ज के बारे में सोचेंगे जो चार्ज क्यूब के अंदर होगा, और वो कितना होगा, Q इक्वल टू L√3 इंटू लैम्डा। तो ऑटोमेटिकली दोस्तों मैक्सिमम पॉसिबल फ्लक्स जो हो गया, तो Q इनसाइड की जगह लिख दो लैम्डा L√3 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये आपका हो गया आंसर। तो इसमें कुछ खास तो था नहीं, आप आराम से सोच सकते थे। ओके, तो इसको आप लिख लीजिए। तो दोस्तों अब हम लोग एक नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे अभी, और ये बहुत सारे क्वेश्चंस का एक पार्ट है। यहां से हम लोग काफी सारा कॉन्सेप्ट सीखेंगे और आप ध्यान से समझना है इसको, ठीक है ना। मैंने 3 स्ट्रक्चर बनाया है, तो इसमें देखो मैं क्या क्या अभी आपको बताऊंगा, और यहीं से हम लोग सॉलिड एंगल तक भी पहुंचेंगे। तो देखना, ध्यान देना, थोड़ा इंपॉर्टेंट है ये। देखो क्या लिखा हुआ है, एक रिंग है। रिंग समझते हो, एक रिंग है। रिंग भी मान सकते हो, डिस्क भी मान सकते हो। रिंग और डिस्क में तो डिफरेंस जानते ही हो तुम। रिंग में सिर्फ सर्कमफेरेंस पे होता है, डिस्क में पूरे में मास होता है। सेम चीज है, दोनों का स्ट्रक्चर सेम है। तो एक रिंग है, यहां देखो ये आपका एक हेमीस्फीयर है। रिंग का भी रेडियस मैंने आर लिया है, इसका भी रेडियस आर लिया है, और ये हॉलो हेमीस्फीयर है। हॉलो कहने का मतलब ये हो गया कि सिर्फ कर्व सरफेस को आप कंसीडर करना। ये अंदर का जो हिस्सा है ना, यहां वाला, ये जो है आप यहां वाला ये हिस्सा खाली है, ये खाली है, इसको सरफेस हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। हम लोग इस सरफेस के थ्रू सोचेंगे। इसी तरीके से ये एक हॉलो कोन है। जैसे आइसक्रीम खाते हैं तो आइसक्रीम में बिना आइसक्रीम डाले जो कोन होता है वो कोन है, और इसका भी रेडियस कितना है, आर। अब एक आर्ग्यूमेंट हम लोग समझेंगे। तो मैं पहले एक यूनिफॉर्म फील्ड में इसको रखूंगा और फिर नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में रखूंगा, और तब इनके फ्लक्स को हम लोग कंपेयर करेंगे। तो देखो, मान लो कि यहां पे अगर यूनिफॉर्म फील्ड होता, तो आप तो जानते हो यूनिफॉर्म फील्ड का मतलब क्या होता है, जहां फील्ड का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड क्या हो, सेम। तो दोस्तों अगर मान लो ये यहां इस स्पेस में यूनिफॉर्म फील्ड है, इस स्पेस में आपका क्या है, यूनिफॉर्म फील्ड। ये लाइनें हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड्स की। ओके, ये पैरेलल लाइंस हो गई। अगर तुमसे कोई पूछे इस रिंग के थ्रू कितना फ्लक्स जा रहा है, तो बहुत सिंपल है दोस्तों। आप क्या करोगे, फाई इक्वल्स टू ई डॉट ए कर दोगे। इंटीग्रेशन का साइन इसलिए नहीं दिया है हमने क्योंकि फील्ड हमारी कैसी है, ये यूनिफॉर्म। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये कैसी है, यूनिफॉर्म। तो अगर ये यूनिफॉर्म है तो सीधा, अच्छा अब ये एक ओपन एरिया है, तो उस केस में एरिया वेक्टर मानना हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो एरिया वेक्टर को मैंने आउटवर्ड मान लिया। अब देखो एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों पैरेलल है,
तो सीधी सी बात हो गई कि फ्लक्स जो हो गया ई ए कॉस 0 और एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर और कॉस 0 कितना हो गया 1। तो फ्लक्स जो आ गया इसका आंसर आपका आ गया फाई इक्वल्स टू ई पाई आर स्क्वायर। अब आ जाओ हेमी होलोस्फेयर, इसको भी हमने उसी फील्ड में रखा, तो यहां से भी लाइनें क्रॉस कर रही हैं। अब एक आर्ग्यूमेंट अपने को लगाना पड़ेगा। देखो यहां ये एरिया तो नहीं है, ये तो खाली जगह है, सरफेस है ये हमारा स्फेरिकल सरफेस। अब ये स्फेयर का जो सरफेस होगा और उसमें छोटा छोटा डीए लोगे तो उसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, डिफरेंट डिफरेंट। इन दैट केस अगर मान लो छोटा सा आपने यहां डीए लिया तो इसका डायरेक्शन हो गया, डीए का डायरेक्शन इधर हो गया, फिर सभी जगह अलग अलग होगा। तो आपको यहां पे अगर फ्लक्स निकालना होगा फिर तो आप ऐसे छोटे छोटे डीए को आप क्या करोगे, इंटीग्रेट करना पड़ेगा, जो कि एक डिफिकल्ट काम है। लेकिन छोटा सा आर्ग्यूमेंट लगाओ, देखो आखिर इन सरफेस से वही लाइनें निकलेंगी जो इसके अंदर जाएंगी और अंदर जाने वाला एरिया जो है वो एरिया, जैसे यहां पाई आर स्क्वायर है तो यहां भी जो इस डिस्क के जो इस स्फेयर के जो नीचे का एरिया है ये तो पाई आर स्क्वायर ही है। और फ्लक्स का अगर लेना देना नंबर ऑफ ईएफएलएस से है तो जितनी लाइनें इस रिंग से क्रॉस करेंगी उतनी ही लाइनें यहां पे भी क्रॉस करेंगी। सेम जितनी लाइनें यहां से क्रॉस करेंगी उतनी ही लाइनें आपकी यहां से भी क्रॉस करेंगी, क्योंकि लाइन एंट्री जो हो रही है उस एंट्री का जो एरिया है दोनों का सेम, और जितनी लाइनें एंट्री होगी वही एग्जिट हो रही है यहां पे। तो ऑटोमेटिकली इस सरफेस के थ्रू अगर कोई फ्लक्स पूछेगा तो सीधा सा जवाब होगा जो यहां आपने कैलकुलेट किया, बिना कैलकुलेशन के आप यहां पे लिख सकते हो उसी आर्ग्यूमेंट से, और इसका भी आंसर हो जाएगा ई पाई आर स्क्वायर। आई बात समझ में आपको? क्योंकि फ्लक्स का मतलब होता है नंबर ऑफ ईएफएलएस। तो ईएफएलएस जो इस स्फीयर से पास होने वाला है, जितना इसमें पास होने वाला है उतना ही इसमें, क्योंकि क्रॉस सेक्शनल एरिया दोनों का क्या है, सेम। अब आ जाओ कोन में। अब तो तुम समझ ही गए होगे कि अगर कोन के केस में भी अगर हम लोग ऐसे कर दें, यूनिफॉर्म फील्ड लगा दें और कोई पूछे कि कॉनिकल ये सरफेस से कितना फ्लक्स होगा और ये मान लो ये खाली जगह है, हॉलो कोन है, तो सीधी सी बात है, फिर बात वही आ गई कि कितने लाइंस यहां से निकलेंगे। तो उतने ही लाइंस निकलेंगे जितना इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया से इंटर करेगी, और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया भी कितना है आपका, पाई आर स्क्वायर जो इस रिंग का है। तो ऑटोमेटिकली इस केस में भी जो फ्लक्स होगा वो हो जाएगा ई पाई आर स्क्वायर। तो जो एक के लिए हमने कैलकुलेशन किया रूल से, लेकिन दैट इज एप्लीकेबल फॉर हॉलो स्फीयर एज वेल एज हॉलो कोन। समझ गए ना? तो ये आर्ग्यूमेंट आपको लगाना है। अब ये यूनिफॉर्म फील्ड है तो आसान था थोड़ा, है ना? अब इसको हम लोग नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में कैलकुलेट करके देखेंगे, और उस पर क्वेश्चन भी आया है जेईई एडवांस में, वो भी हम लोग देखेंगे इसके बाद। तो पहले आप इसको राइट डाउन कर लो। तो ये यूनिफॉर्म फील्ड में ये आर्ग्यूमेंट आपसे आप समझना, आप ध्यान देना उस एरिया पे, और वहां से आंसर आपका क्या आएगा, सेम। ओके? तो बच्चों नेक्स्ट एग्जांपल है, देखो मैंने उन्हीं तीनों स्ट्रक्चर को बनाया है और थोड़ा सा डिफरेंस कर दिया है। देखो वही रिंग है, ये रिंग है, ये रिंग है आपका, ये आपका हेमिस्फेयर है, हेमिस्फेयर निश्चित तौर पे ये हॉलो है, और ये आपका जो है ये इधर वाला ये आपका कोन है, और ये भी आपका हॉलो है। इन सब के सामने एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ है क्यू, कितना डिस्टेंस पे, x डिस्टेंस पे, x डिस्टेंस पे, x डिस्टेंस पे, सभी का रेडियस सेम है। तो अब तुम खुद सोचो, अपने को कर दिया गया कि फाइंड फ्लक्स थ्रू ईच बॉडी। जो भी बॉडी दिया हुआ है रिंग का, चाहे हेमिस्फीयर का, चाहे ये खाली है। तो अब देखो
कि फिर आप एक चीज समझो कि अगर यहां से लाइनें इस तरीके से निकल रही होंगी, यहां से लाइनें, क्योंकि पॉइंट चार्ज है तो देखो ये नॉन यूनिफॉर्म फील्ड हो गया, और नॉन यूनिफॉर्म फील्ड का जो लाइंस होता है वो आप जानते हो इस तरीके से होता है। तो अगर यहां पे ऐसे लाइन ड्रॉ करोगे तो तुम्हें क्या लगता है, सेम चीज यही पॉइंट है, यहां से ये कितनी दूरी पे है, x दूरी पे है, और इसका भी ये इस तरीके से एरिया है। तो इस एरिया के थ्रू जो लाइनें इंटर करेंगी, आखिर वही तो कर्व सरफेस जो उसका हेमिस्फीयर का है, ये कर्व सरफेस से बाहर निकलेगी। तो सीधी सी बात है कि जितनी लाइनें यहां इंटर कर रही हैं उतनी लाइनें इसके भी सर्कुलर पार्ट में इंटर कर रही है, तो ऑटोमेटिकली वही लाइन यहाँ पे एग्जिट हो रही है। तो जो फ्लक्स आप इसके लिए निकालोगे यहाँ पे, वो सेम फ्लक्स, सेम आंसर इसके लिए भी आएगा, और वही आंसर आपका कोन के केस में भी आएगा, है ना। लेकिन अब क्या है कि सिर्फ ये आर्गुमेंट देने से मैं नहीं चलेगा, मेरे को कैलकुलेट भी करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ फील्ड क्या है, नॉन यूनिफॉर्म, जैसा कि तुम देख रहे हो। तो अगर मैं सिर्फ रिंग के लिए कैलकुलेट कर लूं तो कल रिंग की जगह आपका हॉलो, याद रखना ये हॉलो हेमिस्फीयर होना चाहिए। अगर ये सरफेस क्लोज हो गया सॉलिड, अगर ये सरफेस को भी कंसीडर करोगे तब तो नेट फ्लक्स जीरो हो जाएगा, क्योंकि जब ये भी एक सरफेस हो गया, ये भी सरफेस हो गया, तो जो लाइन इंटर कर रही है वो बाहर निकल रही है, तब तो आप आंसर कर देना जीरो। ध्यान से सुन लो, अगर ये हॉलो वर्ड नहीं लिखा रहेगा, सॉलिड रहेगा और तब हेमिस्फीयर भी रहेगा, तो भी ये लाइन का फ्लक्स इस केस में क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि जो लाइन यहां एक बार यहां इंटर करेगा वही एग्जिट करेगा, तो मामला अलग हो जाएगा। वैसे ही अगर ये सॉलिड कोन हुआ तो भी आंसर करना है जीरो, लेकिन अगर हॉलो होगा तो हॉलो के केस में जो रिंग वाला आंसर होगा वही इसका आंसर होगा। हॉलो में नॉन जीरो क्यों हुआ, नॉन जीरो इसलिए हुआ क्योंकि तुमने इस सरफेस को तो कंसीडर ही नहीं किया, इसके लिए सिर्फ ये वाला सरफेस, ओके। इस केस में भी सिर्फ कौन सा वाला सरफेस है, ये सरफेस है। तो सीधी सी बात है, ये आंसर तभी करना है जब यहाँ पे सिर्फ कर्व सरफेस से पूछ रहा हो, या इसके स्लोप वाले सरफेस से पूछ रहा हो, और इस केस में तो तुम्हारा जान ही रहे हो रिंग से पूछ रहा हो, ओके। तो हम लोग अभी क्या करेंगे, इसका कैलकुलेशन करते हैं, और वही आंसर इसके लिए वैलिड होगा, वही आंसर इसके लिए वैलिड होगा। तो इसका कैलकुलेशन हम लोग अब करते हैं, ठीक है। तो एक बार आप लिख लो, फिर मैं करता हूं। तो दोस्तों हम लोग अब सबसे पहले इस चार्ज की वजह से इस रिंग के थ्रू, रिंग बोल लो या डिस्क बोल लो, कुछ भी बोल सकते हो, रिंग भी लिखा हुआ रह सकता है क्वेश्चन में, या आपका डिस्क भी लिखा रह सकता है। ये एरिया, आखिर रिंग का जो एरिया है वही तो डिस्क का एरिया है। तो हम लोग को इस पॉइंट चार्ज की वजह से यहां पे क्या निकालना है, फ्लक्स। अब दिक्कत क्या है हमें कि फ्लक्स का जो फॉर्मूला है हमारा, फाई इक्वल्स टू ई डॉट डी ए। अब ये ई बाहर आ सकता था अगर ई यूनिफॉर्म होता तो, लेकिन आप तुम समझ सकते हो कि ये पॉइंट चार्ज है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हर एक पॉइंट में क्या होगा, अलग अलग, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर नहीं आ पाएगा। तो हमें क्या करना होगा, छोटा सा रिंग, छोटा सा एरिया के लिए फ्लक्स निकालना पड़ेगा, यानी हमें पहले निकालना पड़ेगा डी फाई। डी फाई मीन्स स्मॉल फ्लक्स थ्रू स्मॉल एरिया। तो सबसे पहले हम लोग डी फाई निकालेंगे, विच इज इक्वल टू ई डॉट डी ए, और एक बार छोटा सा फ्लक्स निकल जाएगा अपना, तो हम लोग प्रॉपर लिमिट के साथ अगर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, नेट फ्लक्स। तो प्लान अपना यही है कि हमें छोटा सा फ्लक्स चाहिए एक एलिमेंट्री रिंग से। एलिमेंट्री कहने का मतलब एक छोटे से रिंग से। सवाल यह है कि आखिर, अच्छा कोई भी तुमसे पूछे डायरेक्ट ई इंटू ए क्यों नहीं कर सके, तो कह देना फील्ड क्या है, नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म रहता, सॉरी यूनिफॉर्म रहता तो ये इंटीग्रेशन का साइन हम लोग नहीं लगाते। फील्ड हमारा क्या है, नॉन यूनिफॉर्म, इसलिए हमें पहले छोटा सा फ्लक्स निकालना होगा। तो क्या दिमाग लगाए, तो देखो ये डिस्टेंस x है, ये r है। एक काम करते हैं, अगर ये पूरा एरिया है, रिंग का एरिया है, मान लो पूरा एरिया इस तरीके से आपके सामने, जैसे कि मान लो ये पूरा रिंग का एरिया है, इसी डायग्राम को मैं ऐसे दिखा रहा हूं, मान लो ये रिंग का पूरा एरिया है ना। डायग्राम दरअसल अपना ऐसे है, लेकिन मैं बोर्ड पे ऐसे बना के दिखा रहा हूं ताकि आप इसको समझ पाओ। अब देखो करना क्या है, टोटल रिंग का रेडियस कितना है, r। आप इसमें से
एक छोटा सा एक कट लगाओ, और जो कट लगाओगे उसका रेडियस मान लो स्मॉल आर। स्मॉल आर का एक कट लगा दो यहां पे। जैसे मान लो कि आपका ये इस तरीके से डिस्क है, एक बार आप आर रेडियस पे एक चाकू चलाते हो, एक बार चाकू से हमने ऐसे कट कर लिया, फिर हमने थोड़ा और डिस्टेंस पे यानी कि डी आर थिकनेस, एकदम छोटा सा थिकनेस डी आर थिकनेस पे एक बार और रिंग चलाया। तो अब देखो आपको यहां से कट के एक रिंग आ गया जिसका रेडियस है आर और जिसकी चौड़ाई कितनी है, सॉरी स्मॉल आर, और जिसकी चौड़ाई कितनी है डी आर। तो ऑटोमेटिकली ये रिंग आपका कट के यहां पे निकल गया। इस पूरे एरिया से एक छोटा सा रिंग काटा, और इस रिंग का जो ये रिंग है, ये जो एरिया हुआ इसका, ये एरिया हुआ, इस छोटे से एलिमेंट्री रिंग का अगर एरिया कोई पूछे तो सीधी सी बात है, एरिया कैसे निकालोगे? तो एरिया निकालोगे लेंथ इंटू विड्थ। मान लो ये रिंग जो आपका राउंड है, इसको हमने यहां से काट के सीधा कर दिया, तो ये रिंग एक रॉड की तरह हो गया। अब ये रॉड की तरह हो गया तो रिंग की टोटल लंबाई कितनी होगी? सरकमफेरेंस यानी 2 पाई आर के बराबर। और इसकी चौड़ाई कितनी है भाई? तो चौड़ाई कितनी है डी आर, तो 2 पाई आर इंटू डी आर। तो ये इसका हो गया छोटा सा एरिया, दैट इज डी ए इक्वल टू 2 पाई आर इंटू डी आर। एक बार समझो, फिर से समझो, ये पूरा रिंग है जिसका डायग्राम मैंने ऐसे बनाया। इस पूरे रिंग के एरिया को ऐसे सेलेक्ट कर दिया हमने। अब ये एक पूरा एरिया है, इस एरिया में से मुझे एक छोटा सा एरिया कट करना है। छोटा सा एरिया मैं कैसे कट करूंगा? तो स्मॉल आर रेडियस पे एक बार तुम एक मन में सोचो, एक नाइफ को, एक चाकू को हमने ऐसे घुमाया, फिर उससे डी आर थिकनेस पे एक बार और चाकू को घुमाया, तो ये बीच से एक पतला सा स्ट्रिप कट के अपना बाहर आ गया जिसका रेडियस है स्मॉल आर और थिकनेस कितना हो गया डी आर। अब ये जो शेडेड एरिया है इसकी छोटी सी वैल्यू होगी, और वो कितनी होगी? तो आप इस रिंग को मान सकते हो कि एक स्ट्रेट रॉड है जिसकी लेंथ इसके सरकमफेरेंस यानी 2 पाई आर के बराबर, और जिसका जो विड्थ है, विड्थ कितना होगा यानी चौड़ाई कितनी होगी डी आर, तो लेंथ इंटू विड्थ। तो ये इस रेक्टेंगल का समझ लो एक तरीके से एरिया मिल गया। आई बात समझ में? तो ये तुम्हें मैंने ओरिएंटेशन के लिए बताया। अब यहां पे ये काम कैसे करेंगे? तो सीधी सी बात है, यहां पे मान लो, यहां पे चूंकि ये इस प्लेन में है तो हम लोग ऐसे इसको दिखाते हैं। ऐसे हमने इसको काट लिया। यहां पे जो ये है वो आपका यहां इस फॉर्म में कटा हुआ है। दूसरी बात कि यहां पे इसका एरिया वेक्टर किधर होगा? तो एरिया वेक्टर आपको पता है प्लेन पे परपेंडिकुलर होता है। ओपन एरिया के केस में आप क्या करोगे? डिस्क तो एक ओपन एरिया ही तो हुआ जिसका एरिया वेक्टर उसके ऊपर क्या होगा? परपेंडिकुलर। तो यहां भी इसका परपेंडिकुलर, और यहां ये कैसे दिखाया जाएगा? तो वो एरिया वेक्टर होगा ऐसे, क्योंकि रिंग यहां पे इस तरीके से है तो छोटा सा एरिया वेक्टर हो गया डीए, है कि नहीं दोस्तों? और डीए का वैल्यू, तो डीए का वैल्यू कितना होगा? तो मैं अब यहां पे इसको मैं रब कर देता हूं, ये आपको समझाने के लिए बताया था, आप एक दो बार और सुन लेना इसको। तो अब जो हमने यहां पे रिंग कट किया है उसको मैं यहां पे बाहर निकाल के दिखाता हूं। ये है, ये तो अपना प्लान है जो अपने को करना है यहां पे। तो ये रिंग जो कट के अपना आया बाहर, देखो ये रिंग कट के बाहर आया जिसका रेडियस स्मॉल आर, और इसकी थिकनेस कितनी है दोस्तों? इसकी थिकनेस है डी आर। डी आर इसकी थिकनेस है। तो इसका छोटा सा एरिया कितना हुआ? तो डीए हो गया 2 पाई आर लेंथ इंटू विड्थ कितना हो गया डी आर, लंबाई गुने चौड़ाई। चलो, तो ये अपना डीए निकल गया। अब देखो
इस चार्ज की वजह से लगातार हर एक जगह इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो मान लो इससे लाइनें इस तरीके से क्रॉस कर रही हैं, तो कोई ना कोई लाइन तो इस एरिया से भी क्रॉस करेगी। तो मान लो यहां पे इस जगह पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ये है, इस रिंग से जो पास कर रहा है, जो एलिमेंट्री रिंग अपना लिया हुआ है। तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, और मान लो ये एंगल जो है अल्फा है, ठीक है। तो मैं बाकी लाइंस मिटा देता हूं, हम लोग सिर्फ एलिमेंट्री पे भी काम कर रहे हैं। तो आप ये देखो कि जिस एलिमेंट्री रिंग पे आपको फ्लक्स चाहिए छोटा सा, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस डायरेक्शन में है, तो वो इसके साथ मान लो अल्फा या थीटा कोई भी एंगल बना रहा है, थीटा ही मान लेते हैं। ठीक इस तरीके से अब ये रिंग के हर एक पॉइंट पे कहीं भी देखोगे फील्ड, जैसे यहां पे ही ड्रॉ करेंगे, और ये हो गया इसका एरिया वेक्टर डी ए। तो इस रिंग पे हर एक जगह वो एंगल बना रहा हो कितना, थीटा। तो सीधी सी बात है कि जो छोटा सा फ्लक्स होगा डी फाई, वो हो जाएगा ई डॉट डी ए, और इलेक्ट्रिक फील्ड डी ए इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा क्यों? तो इलेक्ट्रिक फील्ड और डी ए के बीच का जो एंगल है वो कितना है आपका, थीटा है। तो आप जैसा कि देख रहे हो ये एंगल थीटा है, तो ये हो गया आपका कॉस थीटा। अब देखो, जैसा कि तुमको ये पता है कि ये जो एलिमेंट्री रिंग हमने लिया है, बीच वाला रिंग, इसका रेडियस हमने लिया है स्मॉल आर, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस है अपना रिंग के सेंटर से इस पॉइंट चार्ज का, वो है एक्स। तो सोचो ये है स्मॉल आर और ये है एक्स, तो ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल लगाओ, दिमाग लगाओ, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, है कि नहीं दोस्तों। अच्छा एक बात और, अगर ये एंगल थीटा है दोस्तों, तो ये एंगल भी थीटा ही होगा। देखो ये पैरेलल लाइंस है। तो इस तरीके से cos थीटा, अब यहां पे क्या लिखा हुआ है, तो डी फाई इक्वल्स टू ई डी ए और cos थीटा। तो cos थीटा की जगह क्या लिख सकते हो, तो cos थीटा की जगह हम लोग लिख सकते हैं, देखो इस ट्रायंगल में देखो cos थीटा की जगह लिख सकते हैं बेस। तो बेस हो गया x डिवाइडेड बाई दिस, दैट इज अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, तो हमने कूलम्ब्स लॉ पढ़ रखा है। तो कूलम्ब्स लॉ के हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू होगा Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर, और ये डिस्टेंस कितनी है, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर कर दोगे, ये डिस्टेंस इस पॉइंट का यहां से डिस्टेंस वही है, तो अगर स्क्वायर कर दोगे तो हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। एरिया वेक्टर ऑलरेडी हमने लिख दिया है। तो अब जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया हमारा। फाइनली जो डी फाई की जो वैल्यू है, डी फाई की वैल्यू वो कितनी निकल के आई, तो डी फाई की वैल्यू निकल के आई Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। डीए का वैल्यू कितना है भाई, तो डीए का वैल्यू है 2 पाई आर डी आर। ये हो गया 2 पाई आर डी आर। और क्या बच गया, और बच गया cos थीटा। cos थीटा भी हमने निकाल रखा है। cos थीटा कितना हो जाएगा आपका, तो वेरी सिंपल, cos थीटा की जगह हमने ये लिख दिया है, तो वही लिख दो यहां पे, इंटू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। तो अंडर रूट की जगह हम लोग चाहें तो लिख सकते हैं पावर 1/2। अब देखो यहां कुछ कैंसिल वगैरह होगा, तो पहले 2 पाई से 4 पाई को कैंसिल करो, तो ये 2 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। और कुछ, तो देखो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 1, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर हाफ, तो ये 1 और हाफ ऐड हो जाएगा। तो डी फाई इक्वल्स टू, देखो क्या क्या निकल के आ रहा है, तो डी फाई इक्वल्स टू हो जाएगा Q इंटू एक्स इंटू आर डी आर डिवाइडेड बाय, नीचे क्या बच रहा है, एप्सिलॉन नॉट
और क्या बच रहा है, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2, ये निकल के आ गया अपना d5। तो प्लान के हिसाब से देखो, प्लान क्या था अपना, पहले छोटा सा d5 निकालना और उस d5 को इंटीग्रेट करके क्या निकाल लेंगे, 5। मतलब ये d5 का जो वैल्यू आया, अब इसको प्रॉपर लिमिट के साथ हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट। तो आप चीजों को फिर से समझना, अगर कोई कंफ्यूजन हो तो उसको फिर से रिव्यू कर लो। तो एक बार मैं ऐसे भी बता रहा हूं क्या किया मैंने इस पूरे रिंग के एरिया को एक डिस्क मान लिया। अब उस डिस्क में से एक r डिस्टेंस का एक एलिमेंट्री रिंग काटा जिसकी थिकनेस जो है वो dr रखी है। तो यहां से मैंने एक छोटा सा पतला सा स्ट्रिप काटा जिसकी थिकनेस dr है और रेडियस स्मॉल r है। तो एरिया हो गया लेंथ यानी 2πr इंटू dr, और इसका जो एरिया वेक्टर होगा इसके प्लेन पे क्या होगा, परपेंडिकुलर, और ये एंगल को मैंने मान लिया थीटा। तो मान लो यहां से पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड दिस साइड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एंगल कितना बन रहा है, थीटा। तो फ्लक्स हो जाएगा E डॉट da, तो E da cos थीटा, और फिर देखो ये एंगल थीटा तो ये भी थीटा, और प्रॉपर इस ट्रायंगल में वैल्यू रख के हम लोग यहां तक पहुंच गए। अब करना क्या है, अब मेरे को करना है इंटीग्रेट। तो इस पूरे को मैं अभी इंटीग्रेट करूंगा। इसमें हम लोग देखें कि आखिर वेरिएबल क्या क्या है। सोचो आप क्या करोगे, जैसे हमने रिंग काटा स्मॉल r रेडियस का, तो जो यहां वेरिएबल है वो ये आधी है, क्योंकि देखो जब रिंग है, इसी को मैं फिर आपके सामने इस प्लेन में बना रहा हूं। तो जैसे मान लो पहले हमने सेंटर से स्मॉल r के डिस्टेंस पे रिंग काटा, थोड़ा और बढ़ाएंगे, थोड़ा और बढ़ाएंगे, थोड़ा और बढ़ाएंगे, और लास्ट वाली जो रिंग कटेगी उसका रेडियस जो होगा ओरिजिनल रिंग के बराबर यानी r के बराबर होगा। तो हम लोग जो ये कटिंग करेंगे जीरो रेडियस से बढ़ाते बढ़ाते कैपिटल R तक। तो इसका मतलब है कि ये जो रिंग कट रहा है इसका मिनिमम रेडियस होगा 0 और मैक्सिमम होगा R। तो इस पूरे इक्वेशन में एकमात्र वेरिएबल है तुम्हारा स्मॉल r, जिसका जो लिमिट रखेंगे हम लोग कहां से कहां, 0 टू कैपिटल R। और ये जो x है, ये x तो सबके लिए कांस्टेंट है, क्योंकि कहीं भी कट करोगे तो जो बेस आएगा उस ट्रायंगल का वो x जो होगा वो तो क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो अल्टीमेटली अब हमें इसे सिर्फ इंटीग्रेट कर लेना है। ओके, तो एक बार आप लिख लो, इसमें से मैं कुछ हिस्सा इसका रब करूंगा। तो दोस्तों मैंने इसको सॉल्व कर दिया है, क्योंकि अगर अदरवाइज मैं आप बोर्ड पे डायरेक्ट सॉल्व आपके सामने करता तो फिर वीडियो काफी लंबा हो जाता। तो मैंने एक बार पहले इसको सॉल्व कर दिया है, फिर मैं आपको इसको समझा देता हूं। देखो एक तो पहली बात, एक था पिछले स्लाइड में जो वहां 2 से कट करने के बाद यहां लिखा हुआ था, वो 2 मैंने छोड़ दिया था, वो 2 यहां पे होगा। तो यहां ऊपर याद होगा, ऊपर 2 था, नीचे 4, ऊपर 2 पाई था, नीचे 4 पाई था, तो वो कैंसिल होके नीचे 2 आया था। तो फिर आगे देखते हैं। तो पिछले स्लाइड में अपना आया था फ्लक्स d फाई इक्वल टू qx r dr डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का पावर 3/2। अब टोटल फ्लक्स चाहिए अगर आपको, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेट करने के लिए फिर क्या होगा, तो देखो सबसे पहली बात, जो जो कांस्टेंट्स हैं उनको बाहर निकाल दो। क्या क्या कांस्टेंट है, q कांस्टेंट है, 2 एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, और ये x भी कांस्टेंट है, क्योंकि ये x तो चाहे जब भी रिंग काटोगे बेस का रोल प्ले तो x ही करेगा। तो ये x भी आपका क्या है, कांस्टेंट। ओके, तो x आपका किधर आ गया, बाहर। तो बेस आपका कांस्टेंट है, x बाहर आ गया। अब अंदर में क्या रह गया, r dr। अब ये r जो रेडियस है रिंग का, ये 0 से बढ़ते 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 कैपिटल R तक जा सकता है। तो ये r आपका वेरिएबल है, नीचे भी ये r वेरिएबल है। तो जो वेरिएबल है वो इंटीग्रेशन के अंदर रह गया। अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आपका इक्वेशन है। तो इस कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, थोड़ी सी चालाकी की हमने, और देखिए जो मैंने किया वो आपको मैं भी समझाता हूं। मैंने क्या किया, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को पी स्क्वायर मान लिया। आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को मैंने क्या मान लिया, पी स्क्वायर। ध्यान दो, अपने मन से मान लिया। फिर पूरे इक्वेशन को दोनों तरफ डीपी से डिफरेंशिएट कर दिया। तो पी स्क्वायर बाई डीपी तो हो गया आपका 2p, और ये x कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन हो गया 0।
और ये यहां पे है dr स्क्वायर बाई dp, ये r वेरिएबल है। तो फिर मैंने क्या किया कि dr से डिवाइड किया, dr से मल्टीप्लाई किया। ऐसा हम लोग कर सकते हैं क्योंकि dr dp के रिस्पेक्ट में तो डिफरेंशिएट होगा नहीं, तो dr से डिवाइड किया, dr से मल्टीप्लाई किया। ये करने से क्या हुआ कि dr स्क्वायर बाई dr को अब हम लोग लिख सकते हैं 2r, और ये रह गया dr बाई dp एज इट इज रह गया dr बाई dp। अब ये 2 कैंसिल हो गया, dp को इधर ले आओ। तो इस तरीके से p dp इक्वल्स टू r dr। जिसको नहीं समझ में आया उसको एक बार फिर से इसको देख लो, ध्यान से देख लो, कुछ नहीं है। इसको मैंने p स्क्वायर मान लिया, दोनों तरफ p के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया। x कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि इसको अप और डाउन दोनों तरफ हमने dp से मल्टीप्लाई कर लिया, सॉरी dr से मल्टीप्लाई कर लिया और डिवाइड कर दिया। और इस तरीके से दोस्तों क्या आ गया अपना p dp इक्वल टू r dr। फिर ये p dp इक्वल टू r dr जो अपना आ गया है, तो p dp और r dr, तो देखो ये r dr है, इसके जगह आप लिख दो p dp, और नीचे में जहां r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर है तो उसको हमने क्या मान लिया है p स्क्वायर, तो उसके जगह रिप्लेस कर दो p स्क्वायर। ध्यान दो दोस्तों, r dr की जगह लिख लिया हमने p dp, और जहां ये आपका r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर है उसके जगह हमने क्या लिख दिया p स्क्वायर। तो अब देखो p स्क्वायर का पावर 3/2। अब ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा pq, तो ऊपर हो जाएगा p dp, नीचे हो गया p का पावर 3। एक p से p का पावर 3 कट गया, तो आपका ये क्या बच जाएगा, तो एक p से वो कट जाएगा, तो ये हो जाएगा नीचे p स्क्वायर, ये ऊपर चला जाएगा, तो देखो p का पावर क्या आ गया -2। तो 5 बराबर qx अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट p का पावर -2 डिवाइड इनटू dp। अब देखो, अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं, तो याद करो इंटीग्रेशन का रूल, -2 में +1 जोड़ेंगे और उसी से डिवाइड करेंगे, तो +1 ऐड करेंगे, -2 +1 हो जाएगा -1, तो वो 1/p हो जाएगा, नीचे डाउन कर देंगे तो, और एक माइनस आगे लग जाएगा। ध्यान दो, -2 +1 हो गया -1, और डिवाइड भी किससे कर दिए, -2 +1 से, तो नीचे वाला -2 +1 माइनस रह जाएगा सिर्फ, और ऊपर वाला -2 +1 से वो -1 पावर होगा जो 1/p हो जाएगा। माइनस को बाहर निकाल दो और फिर से तुम p का वैल्यू जो माने थे तुम, तो p स्क्वायर इक्वल टू दिस, तो p के जगह क्या लिख सकते हैं, तो p के जगह लिखेंगे तो इसका अंडर रूट कर देंगे, तो देखो 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। तो ये हमारा सॉल्व हो गया। अब आ रही है बात लिमिट रखने की, तो लोअर लिमिट सबसे छोटा रिंग जो कट कर रहे थे वो 0 रेडियस का, तो एक बार हम 0 पुट करेंगे स्मॉल r की जगह, और लास्ट वाला रिंग जो कटेगा कैपिटल R का। तो देखो सबसे पहले अपर लिमिट रखोगे कैपिटल R, तो देखो क्या निकल के आ गया ये आपका, यहां पे मैंने लिख दिया -qx/2 एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन, एक बार r की जगह r लिख दो तो r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, और एक बार जब r स्क्वायर की जगह स्मॉल r स्क्वायर की जगह 0 लिखोगे तो सिर्फ क्या रह जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर। तो देखो ये जो माइनस बाहर है उसको अगर अंदर भेज देंगे तो जिसके आगे आगे माइनस है वो प्लस हो गया, और जो जिसके आगे प्लस है वो माइनस हो गया, तो 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर हो गया सीधा 1/x, और ये क्या रह गया आपका अंडर रूट r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस तरीके से दोस्तों 5 बराबर आपका ये निकल के आ गया। चलो 5 की वैल्यू यहां पे आ गया, इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो एक बार इसको आप राइट डाउन कर लो, ढंग से राइट डाउन कर लो, फिर मैं इसको अब रब करूंगा। ओके, तो आप अच्छे से इसको राइट डाउन कर लो। तो दोस्तों यहां पे हमने इसको x को जब अंदर भेजा तो देखो ये x कैंसिल हो गया, ये हो गया 1 और इससे x मल्टीप्लाई हो गया। तो ये अपना आंसर निकल के आ गया कि फ्लक्स जो है किसी डिस्क के थ्रू या रिंग के थ्रू जो उसके सेंटर से x डिस्टेंस पे एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ रेडियस r है, तो उसके थ्रू जो फ्लक्स होगा वो आपका ये निकल के आएगा जो फॉर्मूला बोर्ड पे रखा हुआ है। अब इस फॉर्मूला का इतना ज्यादा यूज है, अब मैं इसका एप्लीकेशन बताता हूं इस फॉर्मूला का। आपको पूरा डेरिवेशन याद रखने का जरूरत नहीं है, वो ठीक है एग्जाम बोर्ड्स के एग्जाम के लिए अगर आ गया तो अलग चीज है, लेकिन अब इस रिजल्ट को हम कितना जगह और कैसे कैसे यूज कर सकते हैं, अब आप तसल्ली से ध्यान से सुनते रहिएगा, और इस पे जेईई एडवांस में भी जो क्वेश्चन आया वो भी मैं आपको दिखाता हूं। तो पहले आप ध्यान से इस रिजल्ट को मैं आपको यूज करना सिखाता हूं। तो देख लो, तो ये फ्लक्स निकल के आया,
एक काम कर सकते हैं, इन दोनों लाइंस से इसके सरकमफेरेंस को जोड़ देते हैं और मान लो ये एंगल बन रहा है अल्फा, तो अल्फा ऊपर ही बनेगा, अल्फा नीचे ही बनेगा। तो इस ट्रायंगल में ये जो आपका होगा, ये देखो r है, ये x है, तो ये हो जाएगा r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। मानते हो इसको? सिंपल है ये। अब फिर इस ट्रायंगल में cos अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, बेस दैट इज x अपॉन अंडर रूट r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो ध्यान से इस इक्वेशन को, तो आप यहां पे ये भी कर सकते हो, या तो आपको ये x और r दिया हुआ है, अगर x और r की जगह अगर अल्फा भी दे दे, मतलब अल्फा कौन सा हो गया, एंगल जो इस रिंग का सरकमफेरेंस इस पॉइंट चार्ज के साथ बना रहा है, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल के साथ। तो 2 एप्सिलॉन नॉट, और देखो यहां ये हो गया 1 माइनस, और x अपॉन दिस को हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos अल्फा। तो ये भी इस फॉर्मेट में भी आप इसे याद रखेंगे। तो ध्यान से सुन लो, इन दोनों रिजल्ट्स को आप अच्छे से याद रखो। अब इसका मैं यूज बताता हूं। पहले तो अब ये मैं दिखाता हूं कि ये तो हमने रिंग के लिए या डिस्क के लिए कैलकुलेट किया, जबकि हमें स्फेयर के लिए, हेमीस्फेयर के लिए और कोन के लिए भी करना था। तो सिंपल है, जो आंसर इसका आया वही आंसर उसका आएगा। कैसे? तो अभी देखो, पहले इसको लिख लो आप, फिर मैं बताता हूं। तो दोस्तों अब देखो, ये आपका रिंग के लिए हमने कैलकुलेट किया Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस अल्फा, जहां कॉस अल्फा इक्वल टू R अपॉन दिस होल थिंग। अब आगे देखो, जो हमने स्टार्ट किया था, तो इसमें क्या हुआ कि ये आपका हेमीस्फेयर है, इसके सेंटर से x डिस्टेंस पे ये Q रखा हुआ है और इसका भी रेडियस R है। तो अगर तुमसे कोई पूछे इसके कर्व सरफेस से कितना फ्लक्स जाएगा, तो सेम आंसर, क्योंकि आखिर लाइन को अंदर जाने का जो आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो एकदम इससे रिजेंबल कर रहा है, तो इसका भी आंसर क्या होगा, सेम, दैट इज फाई इक्वल टू कॉस बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस, और फिर यहां से ऐसे इसको ऐड कर दोगे तो आपका फिर ये या तो कॉस अल्फा लिख दो, और या अगर तुम लिख सकते हो x अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। हम लोग चाहें तो अपने इस फॉर्मूला को चेक भी कर सकते हैं। मान लो इस फॉर्मूला में ही देख लेते हैं, अगर ये पॉइंट चार्ज यहां इसके सेंटर पे रखा हुआ रहता है, आप थोड़ा रिमेंबर करो, आपको पिछले क्लास में बताया था मैंने कि अगर किसी हेमीस्फेयर के सेंटर पे चार्ज होता है तो उसकी वजह से जो फ्लक्स होता है वो Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। क्यों Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होता है? क्योंकि अगर ये पूरा स्फेयर कंप्लीट होता तो गॉस लॉ से होता है Q बाई एप्सिलॉन नॉट, आधा स्फेयर से कितनी लाइनें जाएंगी, तो Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। और ये फॉर्मूला भी ये आंसर बता रहा है, क्योंकि अगर ये चार्ज इसके सेंटर पे रख दोगे ले जाके, तो सीधी सी बात है, इसके सेंटर पे जाके रख दोगे, तो सेंटर पे रखने का मतलब है कि इस x को रिड्यूस करके आपने जीरो कर दिया। तो x को अगर जीरो पुट करोगे इस फॉर्मूला में, तो x को जीरो पुट करोगे तो ये तो पूरा खत्म हो गया आपका। तो सीधा क्या आंसर आ जाएगा, ये x जीरो हो गया, 1 माइनस 0 1 हो गया, तो फाई इक्वल्स टू आपका क्या हो गया, Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ओके दोस्तों, तो इसको राइट डाउन कर लो। तो दोस्तों नेक्स्ट एग्जांपल में अपना क्या था, यहाँ पे कोन था, तो कोन में भी वही बात हो गई, आखिर इसका भी ये क्रॉस सेक्शनल एरिया तो वही रह गया, और ये चार्ज आपका Q है, तो ऑटोमेटिकली यहां से भी जो लाइनें निकलेंगी वो इस तरीके से ही क्रॉस करेंगी। तो आपका इस केस में भी जो आंसर हम लोग लिखेंगे वो इस तरीके से, क्योंकि जितनी भी लाइनें निकलेंगी वो इससे इंटर करके इसके सरफेस से बाहर निकलेंगी। तो इसका भी फ्लक्स का जो आंसर होगा आपका, फ्लक्स इक्वल टू, फिर फॉर्मूला बार बार लिख के हम लोग को याद ही हो जाएगा, Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस, अब ये डिस्टेंस कितना है x, रेडियस कितना है r, तो ऊपर में क्या हो गया x, नीचे क्या हो गया r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। और मान लो अगर ये एंगल अल्फा दिया हुआ है दोस्तों, तो क्या कर लेंगे, सीधा फाई इक्वल्स टू Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस x बाई, इसके जगह लिख सकते हैं हम लोग cos अल्फा। ये हो गया, तो इसको आप समझ लीजिए। लेकिन अब इसमें भी हम लोग चेंजेस लाएंगे। अब कैसे चेंजेस लाएंगे, सो देखो, मान लो कि ये चार्ज इधर रखा हुआ है, कोन ऐसे है आपका और चार्ज इधर रखा हुआ है। अगर चार्ज इधर रखने के बजाय इस कोन के वर्टेक्स पे रख दे, तब क्या होगा, तो भाई बात तो सेम है,
या इधर रखो तो इधर से फील्ड ऐसे लाइन इसको क्रॉस करेगी, और इधर से रख दोगे तो सीधी सी बात है इधर से लाइन क्रॉस करेगी। क्योंकि अगर मान लो कि हम लोग डायग्राम बना के, मैं भी दिखा रहा हूं डायग्राम, आप देखो, मान लो ये आपका कोण है, ये कोण हो गया। अब ये कोण का रेडियस, ठीक, इसी कोण को उलट के मैंने रख दिया है। अब यहां पे चार्ज रख दिया, वही प्लस क्यू। अब ये चार्ज रख दिया। अब इस बार ये कोण के सेंटर से ये x डिस्टेंस पे था। अब ये ध्यान दो, ये वर्टेक्स है, वर्टेक्स ऑफ कोण। अब ये वर्टेक्स पे है और ये कोण की हाइट है, हाइट की जगह मैं x लिख देता हूं। तो बात तो सेम है दोस्त, देखो आप आइडेंटिकली देखो, लाइंस तो वैसे ही निकलेंगी, लाइंस जो निकलेंगी वो तो ठीक उसी तरीके से निकलेंगी। तो इस केस में अगर कोई पूछे कोन के फ्लैट सरफेस से, अब देखो यहां पे क्या था कि कोन के इस सरफेस से कितने लाइनें गई, ठीक है ना। अब इस केस में आपका फिर से फ्लैट सरफेस से अगर पूछ ले कि कितने लाइनें यहां से इसके फ्लैट सरफेस से, अभी क्या है ना, हम लोग इस सरफेस को अज्यूम कर लेते हैं, ये इसके फ्लैट सरफेस से, कोन के फ्लैट सरफेस से, जैसे यहां हमने निकाला था इससे, तो उस केस में हमने कहा था कि लाइन कितने इंटर कर रही है इधर से, तो इस सरफेस से पूछा गया था, ये हॉलो कोन था, ये हॉलो कोन का केस हो गया, हॉलो कोन। और ये जो है ये आपका सॉलिड कोन है, तो सॉलिड कोन के केस में जो लाइनें निकलेंगी वो तो फ्लैट सरफेस से निकलेंगी। तो बात सेम है, जैसे यहां फ्लैट सरफेस से इंटर करती थी, लेकिन ये सरफेस नहीं था, सरफेस तो ये था अपना, तो जो इंटर करेगी फ्लैट सरफेस से वही इन सरफेस से निकलेगी, तो उसका भी आंसर यही लिखना है आपको, और इस केस में भी आंसर आपको वही लिखना है। लेकिन बस ये ध्यान रखना है तुमको कि इस बार जो रखा गया है इसको कहां पे, कोन के वर्टेक्स पे, यानी कोन, यहां कोन के इस फ्लैट सरफेस से दूर बाहर रखा गया, लेकिन यहां कोन के वर्टेक्स पे रखा गया है। और अगर मान लो ये एंगल अल्फा दिया हुआ है या फिर ये डिस्टेंस x दिया हुआ है, तो फॉर्मूला फिर से आपको वही लिखना है, फाई इक्वल्स टू q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस x अंडर रूट r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, या कोन का, अगर ये एंगल अल्फा है, ये भी अल्फा है, तो कोई भी एक एंगल ले लो, तो q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस अल्फा। और ये बात समझ में आपको, तो इस तरीके से हम लोग चाहें तो कर सकते हैं। तो ध्यान रखना भाई, कोन के वर्टेक्स पे भी रहेगा तो भी ये फॉर्मूला लगेगा, ठीक है ना। उस केस में लेकिन फ्लक्स कहां से आएगा, इसके फ्लैट सरफेस से, क्योंकि इस बार लाइनें फ्लैट सरफेस, सचमुच में ये सरफेस है जिससे वो बाहर निकलेगी। और इस टाइप में क्या पूछेगा कि कोन सामने रखा हुआ है तो फ्लैट सरफेस से इंटर करेंगी, लेकिन वो फ्लैट सरफेस है नहीं क्योंकि ये हॉलो है, और लेकिन ये एग्जिट कर रही है कहां से, इससे, और यहां एग्जिट कहां से कर रही है, इस फ्लैट सरफेस से। तो सॉलिड कोन के केस में ऐसे पूछ लेगा, हॉलो के केस में पूछेगा तो ऐसे पूछ लेगा, ठीक है। लेकिन फॉर्मूला आपको सब जगह क्या लगाना है, सेम, जो कि मैंने बोर्ड पे लिख दिया है। या तो आपको x दिया हुआ रहेगा या तो ये एंगल अल्फा दिया हुआ रहेगा। इसका और एप्लीकेशन करते हैं, इसको आप लिख लो पहले। तो दोस्तों ये एक और क्वेश्चन देखो, इसमें क्या कर रहा है कि ये एक सिलेंडर है और सिलेंडर के सेंटर पे आपका रखा है क्यू, क्लोज सरफेस है, रेडियस r है और लेंथ l है। r और l के बीच में रिलेशन दिया हुआ है, l इक्वल टू दिया हुआ है 2r/3 टोटल लेंथ। तो कह रहा है कि आप बताओ कि फाइंड द फ्लक्स थ्रू कर्व सरफेस। तो इसके कर्व सरफेस से, देखो ये सिलेंडर में टोटल 3 सरफेस होते हैं, 1 2 3, तो इसके कर्व सरफेस से बताओ कितना फ्लक्स होगा, यानी इस सरफेस से। ऐसा क्वेश्चन हमने एक किया था, लेकिन वहां ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ था कि फ्लैट सरफेस का फाई नॉट, इसलिए आराम से हम लोग गॉस लॉ लगा के निकाल लिए थे। लेकिन आज हमें एग्जैक्ट पूछ रहा है, कोई भी सरफेस का नहीं दिया हुआ, लेकिन कर्व से इसके थ्रू फ्लक्स आपसे पूछ रहा है।
तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो एक बार आप इसको लिख लो और ट्राई करो खुद से वीडियो पॉज करके, 3-4 मिनट के लिए ट्राई करो। ठीक है, कर लिया आपने ट्राई। अब मैं इसको सॉल्व करता हूं। कैसे दिमाग लगाएंगे, देखो इससे जो लाइनें निकलेंगी वो हर एक सरफेस से जाएगी, कर्व से भी निकलेगी, फ्लैट से भी निकलेगी, सब तरफ से जाएगी, हर एक से जाएगी। तो रूल वही है अपना। तो टोटल फ्लक्स अगर पूछे पूरे सिलेंडर से, तो गॉसियन सरफेस के हिसाब से टोटल फाई टोटल, तो फाई टोटल क्या हो जाएगा, Q बाई एप्सिलॉन नॉट, ये आ जाएगा टोटल। लेकिन यहां टोटल 3 सरफेस है, तो इसका मतलब है, तो मान लो इसका फाई 2, इसका फाई 1 और इसका फाई 3। तो दोस्तों दरअसल फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3 इक्वल्स टू हो जाएगा फाई टोटल। अब यहां तुम सिमेट्री से देख सकते हो कि फाई 1 और फाई 3 की वैल्यू सेम होगी, तो इन दोनों को आप ना फाई नॉट मान लो, इसको भी फाई नॉट मान लो। तो फाई 2 मुझे निकालना है, तो फाई 1 और फाई 3 का वैल्यू सेम, तो फाई 2 माइनस फाई नॉट, सॉरी प्लस फाई नॉट, 2 फाई नॉट इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि टोटल फ्लक्स आपका कितना है, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो सो फाई 2 इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट माइनस 2 फाई नॉट। तो दोस्तों ये फाई 2 तभी निकल पाएगा जब मुझे फाई नॉट पता चल जाएगा। और फाई नॉट क्या है, एक फ्लैट सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स। तो रियल अपना क्या है, फाई नॉट निकालना। ओके, तो ये आप डायग्राम वगैरह बना लो, फिर मैं मीट अप करता हूं और मैं फाई नॉट निकाल के दिखाता हूं। लिख लिया आपने, ठीक है, ओके। अब मैं इसको रब कर रहा हूं। तो यहां पे मेरे को क्या निकालना है, फाई नॉट। देखो फिर क्या करते हैं, फिर ये सिलेंडर बनाते हैं ठीक वैसे ही। बीच में ये चार्ज, दिमाग लगाओ, एक काम करो, तुम यहां अज्यूम करो ये 2 कोन्स हैं, ठीक है दोस्तों, ये 2 कोन्स हो गए, दोनों एक दूसरे के अपोजिट रखा हुआ और चार्ज यहां पे। तो इस चार्ज से जो लाइनें निकलेंगी वो इस कोन में जाएगी और इस कोन में जाएगी, और बाकी बची हुई लाइनें कर्व सरफेस से जाएगी। तो एक कोन से अगर निकल जाए तो ये कोन से जाने वाला फ्लक्स ही तो अपना फाई नॉट है, और ये कोन के वर्टेक्स पे रखा हुआ है। तो मामला तो सॉल्व हो गया दोस्त, कि अगर एक कोन के थ्रू निकाल लें तो वही तो फाई नॉट है अपना, क्योंकि ये अल्टीमेटली ये कोन ही तो बन गया आपका, और ये डिस्टेंस हाफ है, तो ये डिस्टेंस x है। तो x कितना हो गया आपका, तो पूरा लेंथ आपका l है, तो l बाई 2, तो पूरा लेंथ l बाई 2, तो l कितना दिया हुआ था, तो l दिया हुआ था 2 r बाई रूट 3, ये l दिया हुआ है, और फिर 2 से डिवाइड कर दो, तो 2 कैंसिल, तो ये हो गया r बाई रूट 3। अब देखो ये x निकल गया, और ये कितना है आपका r, तो ये एंगल अल्फा निकाल लो। तो अल्फा निकालना बहुत मुश्किल नहीं है हमारे लिए, तो अल्फा कितना होगा, तो ये x पता है अपने को भाई, x पता है, ये r पता है, x कितना है अपना r बाई रूट 3। तो ऑटोमेटिकली आप देखो यहां पे अगर tan अल्फा करते हो, तो tan अल्फा करोगे तो बेस कितना है आपका, तो बेस है आपका, सॉरी परपेंडिकुलर कितना है r, और बेस कितना है r बाई रूट 3, ये ऊपर चला गया, तो tan अल्फा इक्वल्स टू क्या निकल के आ गया, रूट 3, हेंस अल्फा इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो देखो एंगल निकल गया अल्फा। अब याद करो फ्लक्स का फॉर्मूला, तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या बताया गया था आपको, तो फ्लक्स का फॉर्मूला बताया गया था आपको
फाई नॉट यानी कोन के थ्रू फ्लक्स, तो Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट जो वर्टेक्स पे रखा हुआ है 1 माइनस कॉस अल्फा, है ना, तो कॉस 60, तो अब देखो यहां से क्या निकल के आ गया, तो Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट और कॉस 60 होता है 1 बाई 2, तो ये आ गया आपका 1 बाई 2, तो ये हो गया आपका Q बाई 4 एप्सिलॉन नॉट। ओके, अब देखो फाइनल आंसर आ गया, तो हेंस फाई 2 इक्वल्स टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट माइनस 2 इंटू Q बाई 4 एप्सिलॉन नॉट। तो दोस्तों यहां से आ गया Q बाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, है ना, तो फाइनल आंसर क्या आ गया Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द आंसर, तो फाइनल आंसर आ गया Q बाई 2। तो देखो उस फॉर्मूला को हम लोग कहां कहां और कैसे कैसे यूज कर सकते हैं, यहाँ पे सिलेंडर में यूज कर लिया, और भी कई जगह हम लोग उसको यूज कर सकते हैं। कुछ नहीं किया, दो कोन्स मान लिए हमने, और ये कोन का जो फ्लैट सरफेस है तो उससे निकल, तो कोन के वर्टेक्स पे रखने पे फ्लैट सरफेस से कितना फ्लक्स जाता है उसका फॉर्मूला तो आज ही हम लोग सीखे, बस उसको पुट कर लेना था। वो क्या था फॉर्मूला, Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस अल्फा, अल्फा का वैल्यू पहले हमने निकाल रखा है तो बाद में पुट कर दिया, फिर इन दोनों के फ्लक्स सेम होंगे तो 2 इंटू दैट फ्लक्स, और Q बाई एप्सिलॉन नॉट टोटल फ्लक्स है उसमें से माइनस कर देंगे तो आंसर मिल जाएगा। ओके, तो इसको आप लिख लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको रिवाइज करना जितना मैंने बताया है, और नेक्स्ट क्लास अपना बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कंडक्टर के ऊपर है, बहुत कुछ है उसमें, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगा, प्लस इसको रिवाइज कीजिएगा। और अभी इस वीडियो के लास्ट में एक क्वेश्चन भी आपको मिलेगा जो जेईई एडवांस में पूछा हुआ है, उसको आप ट्राई करेंगे, ठीक है, उसको आप ट्राई कीजिएगा, उसको सॉल्व कीजिएगा, इसी कॉन्सेप्ट पे है। अगर नहीं सॉल्व होगा तो मैं उसको बता दूंगा आगे अगले क्लास में। और नेक्स्ट क्लास में कंडक्टर के बिहेवियर पे बहुत अच्छा क्लास है, तो आप अच्छे से सबको रिवाइज कीजिए तो हम लोग उसको पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।